Hello everyone, welcome to Atomic English, द हिंदू डेली वोकैब एंड एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी प्यारे बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, तैयारी एकदम मस्त चल रही होगी आपकी। चलिए अभी क्लास की शुरुआत करते हैं। ये अकेली क्लास ही काफ़ी है आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन को डेली बेसिस पर बूस्ट करने के लिए और एक अलग ही नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। क्लास के फर्स्ट पोर्शन में कवर करते हैं वोकैब, डेली वोकैब जो कि एडिटोरियल से हम सेलेक्ट करते हैं, और ये सारी की सारी वोकैब एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम में आपको यही वर्ड्स एज इट इज़ देखने को मिलते हैं। आगे हम कवर करते हैं इनका पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन कि भाई वर्ड्स हैं क्या। देन सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखेंगे और सारे एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे इसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी। इसी क्लास में आपको मिल जाएंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये सब कुछ जितने फॉर्मेट्स हो सकते हैं वोकैब के, इसे एक सिंगल क्लास में आपको डेली बेसिस पर मिल जाते हैं। और इतने तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं इसको कि आपको पढ़ते पढ़ते ही सारा का सारा याद हो जाता है, एकदम दिमाग में छप जाता है। सेकेंड पोर्शन में कवर करते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड ग्रामर, एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे डिटेल में। द हिंदू का प्यारा सा एडिटोरियल लेंगे और उसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे, जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग होता है और फिर आपको अनसीन पैसेजेस बहुत आसानी से समझ में आने लगते हैं और आप उनके क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से टैकल कर पाते हैं। आगे कॉम्प्रहेंशन और ग्रामर के एमसीक्यूज करेंगे, बिल्कुल एग्जाम वाले फॉर्मेट पर। आपको लगेगा कि आप क्वेश्चन पेपर ही सोल्व कर रहे हो, तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी प्रैक्टिस है। थर्ड पोर्शन में कवर करेंगे क्लोज टेस्ट एंड PQRS यानी कि पैरा जंपर। हर एग्जाम में आ रहे हैं आजकल और काफ़ी डिफिकल्ट है इनको टैकल करना, लेकिन जब आप मेरे साथ में डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करेंगे और कुछ ट्रिक्स लगाएंगे तब ये भी आसान हो जाएगा और इस पोर्शन में भी आप अपने एग्जाम में फुल मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे। फोर्थ पोर्शन ट्रिकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वीडियो का। स्टार्टिंग में जितना आपने वोकैब पढ़ा है सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन वोकैब का नेचर होता है कि वो आप भूल सकते हो उसको, तो फिर उसको भूले ना, उसके लिए हम यहाँ पर ट्रिकी एमसीक्यूज के साथ प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद तो भाई एकदम छप जाएंगी चीज़ें। जितना कुछ आज पढ़ा है सारा का सारा आपको रट जाएगा क्लास के एंड तक, ये मेरी गारंटी है। ऑलराइट, बेनिफिशरीज एसएससी के जितने एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो CGL की तैयारी करते हो, CPO, CHSL या स्टेनो, सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। या कोई और भी एग्जाम है SSC का अगर जिसमें इंग्लिश आ रही है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है भाई। उसके अलावा अगर आप बैंक की तैयारी करते हैं, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस जैसे NDA, CDS या CAPF, या फिर आप UPSC एस्पिरेंट्स हैं, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। भर के इसमें भाई साहब भर भर के मैंने कंटेंट डाला हुआ है। और सारा, सबसे खास बात इस क्लास की ये है कि ये सारा का सारा एग्जाम ओरिएंटेड है, कुछ भी फालतू का नहीं है। जितना भी कंटेंट है सारा का सारा एग्जाम ओरिएंटेड है। तो इतना कुछ आप एक सिंगल क्लास से सीख जाते हो डेली बेसिस पर, तो इससे बढ़िया क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस क्लास को मॉर्निंग में ही लगा लिया करें। मॉर्निंग में 8 बजे डेली क्लास अवेलेबल हो जाती है मंडे टू सैटरडे, तो आप इसको मॉर्निंग में ही लगा लिया करें। ऑलराइट, चलिए अभी शुरू करते हैं क्लास को। और चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे फॉर मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। वोकैबुलरी, आज का पहला वर्ड स्टांस, नाउन होता है। रुख या फिर दृष्टिकोण को बोलते हैं स्टांस। अ वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का एक तरीका। अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में आपका क्या तरीका है, क्या नज़रिया है, क्या दृष्टिकोण है, उसी को बोलते हैं स्टांस। एन एटीट्यूड और पोजीशन ऑन एन इश्यू, एक एटीट्यूड, एटीट्यूड मतलब आपकी सोच, आपका नज़रिया, आपका रवैया, ठीक है, उसको बोलते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब खाली वो नहीं होता जो आप सोचते हो कि भाई एक एटीट्यूड दिखाना, नहीं। एटीट्यूड का मतलब होता है कि आपका क्या नज़रिया है चीज़ों को लेकर, या आपकी क्या पोजीशन है किसी एक मुद्दे को लेकर, वही होता है स्टांस। स्टैंड प्लस चांस, अच्छा कोई स्टांस क्या है भाई, स्टैंड है आपका और आप कोई चांस नहीं लेना चाह रहे, आपका क्या स्टांस है उसके बारे में बता रहे हैं। डांस या फिर स्टांस, आप डांस से स्टांस को समझिए। डांस क्या होता है, डांस में आप अलग अलग तरीके से पोजीशन ले रहे होते हैं, लेकिन स्टांस क्या है, बिल्कुल एकदम सख्त है। आपने एक बार सोच रखा है कोई चीज़ तो फिर वो वैसा ही रहेगा। पोजीशन ऑफ योर लेग्स इन डांस जस्ट लाइक ओपिनियन पोजीशन इन लाइफ, तो पोजीशन जैसे डांस में आपकी लेग की पोजीशन बदलती है, वैसे ही लाइफ में आपका स्टांस भी बदलता रहता है, आपका ओपिनियन चेंज होता रहता है। लेटिन स्टेयर वर्ड है, उसका मतलब होता है स्टैंड, तो आपका क्या स्टैंड है किसी चीज़ को लेकर के, उसी को बोलते हैं स्टांस। द मिनिस्टर चेंज हिज स्टांस ऑन द न्यू लॉ आफ्टर प्रोटेस्ट, मिनिस्टर ने चेंज करा है अपना स्टांस, अपना रुख और या फिर दृष्टिकोण किस चीज़ को लेकर, ऑन द न्यू लॉ आफ्टर प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट हो गए, नया कानून आया था कोई, प्रोटेस्ट हुए और फिर मिनिस्टर ने चेंज करा है अपना स्टांस, अपना रुख। पोजीशन, एटीट्यूड या फिर स्टैंड पॉइंट, तीन हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स रहेंगे इंडिफरेंस, न्यूट्रलिटी और अनकंसर्न।
नेक्स्ट अगला वर्ड है स्टैंड ऑफ। नाउन होता है ये, इसका मतलब होता है गतिरोध या फिर टकराव। अ सिचुएशन वेयर नाइदर साइड कैन विन। एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई नहीं जीत सकता। एक डेडलॉक है या एक कन्फ्रंटेशन है जहाँ पर ना कोई विन कर रहा है ना लॉस कर रहा है और बस टकराव हो रहा है। स्टैंड ऑफ, बोथ साइड्स स्टैंडिंग ऑफ अगेंस्ट ईच अदर। दो साइड्स हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़ी है। स्टैंड ऑफ, ऑफ मतलब अलग, एक दूसरे के सामने खिलाफ खड़ी हो गई हैं। गन स्टैंड ऑफ होता है। वेस्टर्न मूवीज में क्या होता था, जो काउबॉयज होते थे, दो गुंडे हैं ऐसे मान लो, या फिर दो पार्टी है, दो लड़के हैं, एक दूसरे की तरफ शूट की पोजीशन में बंदूक ताने खड़े हैं, मार नहीं रहे लेकिन बस शूट करके खड़े हुए, तो वो क्या है, स्टैंड ऑफ है। ना तो ये जीत रहा है ना ये जीत रहा है, ना ये हट रहा है ना ये हट रहा है, ठीक है। तो एक वो डेडलॉक वाली सिचुएशन है। स्टैंड टू रिमेन फर्म, स्टैंड खड़ा होना, और ऑफ मतलब एक डिस्टेंस पर। तो एक डिस्टेंस पर एक दूसरे के खिलाफ अगर खड़े हो गए हैं तो वो क्या है, स्टैंड ऑफ। सिंपल सी बात है, झगड़ा टकराव। द बॉर्डर स्टैंड ऑफ कंटिन्यूड फॉर वीक्स विदाउट रेजोल्यूशन। बॉर्डर स्टैंड ऑफ, एक टकराव हुआ बॉर्डर पर दो देशों के आर्मी के बीच में, और वो कंटिन्यू हुआ वीक्स तक, हफ्तों तक चला, विदाउट रेजोल्यूशन, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। डेडलॉक, इम्पास एंड कन्फ्रंटेशन, ये तीनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। मार्क करेंगे इम्पासे को, बहुत अच्छा वर्ड एग्जाम में आ रहा है आजकल, और डेडलॉक को भी आप मार्क कर सकते हैं। वैसे तो कन्फ्रंटेशन भी अच्छा वर्ड है। एक तरफ तो स्टैंड ऑफ हो गया, टकराव हो गया, ठीक है, दूसरी तरफ अग्रीमेंट में यह चीज़ें सेटलमेंट हो चुका है और हार्मनी में, तीनों हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। नेक्स्ट अगला वर्ड है बोनहोमी। नाउन होता है, इसका मतलब होता है दोस्ताना व्यवहार, चीयरफुल, फ्रेंडलीनेस या फिर जेनियलिटी। देखो निमांश देखते हैं इसके। बोन का मतलब होता है गुड, अच्छा, और होमी होता है दोस्त। तो बोन होमी क्या है, अच्छा दोस्त। अगर आपका कोई है अच्छा, आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, बोन होमी। गुड फ्रेंड है या फिर फ्रेंडलीनेस है। हनी लाइक बॉन्ड है अगर, तो वो क्या है, बोन बोन होमी है। फ्रेंच वर्ड है बोन। बोन का मतलब होता है गुड, होमी का मतलब होता है मैन। तो कोई अच्छा इंसान है मतलब आपका दोस्त है, उसका फ्रेंडलीनेस उसके अंदर होगी काफ़ी ज़्यादा। द पार्टी वॉज फुल ऑफ लाफ्टर एंड बोन होमी। पार्टी किस चीज़ से भरी हुई थी, लाफ्टर, हास्य से भरी हुई थी, एंड बोन होमी, और फ्रेंडलीनेस से भरी हुई थी। जेनियलिटी, एमिएबिलिटी और कोर्डिलिटी, तीनों का मतलब होता है दोस्ताना संबंध। तीनों को ही मार्क करेंगे, जेनियलिटी, एमिएबिलिटी और कोर्डियलिटी, ठीक है, तीनों को मार्क करेंगे। अच्छे वर्ड से एग्जाम में आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है इनकी। एक तरफ तो भाई दोस्ताना है तो इसका उल्टा रहेगा फिर हॉस्टिलिटी, मतलब दुश्मनी, कोल्डनेस और अपैथी। नेक्स्ट अगला वर्ड है इवोक। वर्ब होता है, इसका मतलब होता है याद दिलाना या फिर जगाना। टू ब्रिंग फीलिंग, मेमोरी या फिर इमेज इनटू माइंड। कोई इमेज का याद आ जाना, किसी मेमोरी का याद आ जाना, किसी फीलिंग का दिमाग में फिर से जागृत हो जाना, उसको बोलते हैं इवोक करना। ई वॉइस, ई वॉइस, इवोक, ई वॉइस, ये भी जो वॉइस है ना, इससे मुझे कुछ याद आता है। ब्रिंग वॉइस और फीलिंग आउट। ई वोक, ई वोक, वोक हो गया मतलब जाग गया, क्या जाग गया, आपका इमोशन जाग गया। ई वोक, क्या चीज़ जाग गया, इमोशंस जाग गया, मतलब क्या, याद दिलाना, जगाना, उकसाना। लैटिन वर्ड है इवोकेर, इसका मतलब होता है कॉल आउट, याद दिलाना। द पेंटिंग इवोक्ड मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड। कोई पेंटिंग है वो क्या करती है, इवोक करती है, याद दिलाती है मेमोरीज का, यादों का, किस चीज़ की, बचपन की स्मृतियाँ। रिकॉल करना, अराउज करना और इंस्पायर, ये तीनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। इसमें से आप अराउज को मार्क कर लेंगे। एक तरफ तो याद दिला रहा है, रिकॉल करा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सप्रेस कर रहा है, सप्रेस मतलब दमन कर रहा है। रिप्रेस और इग्नोर, ये तीनों हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। सप्रेस और रिप्रेस एक जैसे वर्ड्स हैं। नेक्स्ट अगला वर्ड है ट्रूप। नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, इसका मतलब होता है सैनिक दल, टुकड़ी, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, टू मूव इन अ ग्रुप। ट्रूप, ग्रुप, ठीक है, ट्रूप और ग्रुप। ट्रूप ग्रुप, तीन बार बोलो उसको, ट्रूप ग्रुप, ट्रूप ग्रुप, ट्रूप ग्रुप। और ग्रुप भी किसका, सोल्जर्स का। तो ट्रूप क्या होता है, सोल्जर्स का ग्रुप, हो गया यार। ट्रूप का मतलब है ट्रू ग्रुप, ट्रूप मार्च टुगेदर। तो ट्रूप्स जो है, सैनिक जो है, वो मार्च करते हैं, मतलब चलते हैं पैदल, टुगेदर यानी कि साथ में। ओल्ड फ्रेंच वर्ड है ट्रोप। ट्रोप से मतलब है कमान, कंपनी या फिर बैंड। बैंड मतलब वही ग्रुप, कंपनी मतलब ग्रुप। तो कंपनी किसकी, ग्रुप किसका, ट्रूप यानी कि ग्रुप, ग्रुप भी किसका, सोल्जर्स का। द ट्रूप्स मार्च टुवर्ड्स द बॉर्डर। ट्रूप्स ने मार्च करा है टुवर्ड्स द बॉर्डर, बॉर्डर की तरफ। मार्च का मतलब होता है चलना, पैदल चलना। स्क्वाड बोल सकते हो, ग्रुप का मतलब है रेजिमेंट और कंपनी, ये तीनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। मार्क करेंगे इसमें से स्क्वाड को। एक तरफ तो भाई ग्रुप में है चीज़ें, कंपनी में है, दूसरी तरफ इंडिविजुअल्स, सिंगल है, और लोन अकेला। लोन, अलोन इसी से तो बनता है, अलोन या फिर लोनली,
तो लोन का मतलब होता है अकेला, सिंगल। अगला वर्ड है रिजम्पशन, नाउन होता है पुनः आरंभ को बोलते हैं रिजम्पशन करना। द एक्शन ऑफ स्टार्टिंग समथिंग अगेन आफ्टर ए पोज, एक पोज हुआ था, रोक दिया गई थी चीज़ों को, फिर से उसको स्टार्ट करने को बोलते हैं रिजम्पशन। रिज्यूम करना यानी कि स्टार्ट करना, आपने देखा होगा रिज्यूम का बटन आता है, मूवी वगैरह देख रहे हो तो उसमें एक पोज बटन होता है और एक रिज्यूम बटन होता है। तो रिज्यूम का मतलब आप फिर से शुरू करते हो रोकने के बाद। रिजम यानी कि एड अगेन। लैटिन वर्ड है रिज्यूमर, इसका मतलब होता है टेक अप अगेन, दोबारा से शुरू कर देना चीज़ों को। तो रिजम्पशन वही है, पुनः आरंभ। टॉक्स रिज्यूम्ड आफ्टर द रिजम्पशन ऑफ पीस एफर्ट्स, टॉक्स रिज्यूम हो गई, शुरू हो गई, वार्ता शुरू हो गई है आफ्टर रिजम्पशन ऑफ पीस एफर्ट्स, पहले पीस एफर्ट्स काफ़ी करे गए थे, उसके बाद रिजम्पशन हुआ, उसके बाद फिर से रिज्यूम कर दिया गया। रीस्टार्ट, रिन्यूअल एंड कंटिन्यूएशन, रीस्टार्ट करना, दोबारा से शुरू करना, रिन्यूअल रिन्यू करना, किसी चीज़ को नया करना, और कंटिन्यूएशन दोबारा से कंटिन्यू करना। एक तरफ दोबारा से शुरू करा जा रहा है, पुनः आरंभ कर रहे हैं, दूसरी तरफ सस्पेंशन है, पोज है और टर्मिनेशन, ये तीनों हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। टर्मिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को खत्म करना, मार्क कर सकते हो। अगला वर्ड है डेजिग्नेट, वह भी एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है नियुक्त करना, चुना हुआ। ऑफिशियली चोज और अपॉइंट, मार्क्ड फॉर अ रोल। निम्नलिखित देखें इसके। डिज़ाइन गेट, डेजिग्नेट, डिज़ाइन गेट, डेजिग्नेट यानी कि आपने कोई गेट डिज़ाइन कर दिया, मतलब क्या, कोई गेट आपने सेलेक्ट किया। यू डिज़ाइन द गेट कीपर, अपॉइंट हिम, आपने अगर किसी गेट कीपर को डिज़ाइन किया है तो यानी कि आपने उसको अपॉइंट किया है। तो डेजिग्नेट का मतलब होता है अपॉइंट करना। डेजिग्नेट यानी कि असाइन अ नेम। डेजिग्नेयर लैटिन वर्ड है, उसका मतलब होता है मार्कआउट करना, मतलब पॉइंट करना, अपॉइंट करना। शी वॉज डेजिग्नेटेड एज द न्यू टीम लीडर, उसको एक नया टीम लीडर बनाया गया है। तो डेजिग्नेटेड मतलब अपॉइंट करना। अपॉइंट, असाइन और नॉमिनेट करना, तीनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। एक तरफ अपॉइंट कर रहे हो, आप असाइन कर रहे हो, नॉमिनेट कर रहे हो, दूसरी तरफ डिसमिस, डिस्चार्ज और रिमूव, तीनों इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। खारिज कर देना, हटा देना। कॉन्टेंशियस एडजेक्टिव होता है, विवादास्पद को बोलते हैं कॉन्टेंशियस। कॉजिंग और लाइकली टू कॉज आर्ग्यूमेंट्स, कोई चीज़ अगर आर्ग्यूमेंट्स पैदा कर देगी, विवाद पैदा कर देगी, तो वो कैसी चीज़ है, कॉन्टेंशियस है, झगड़ालू चीज़ है, कोई विवादास्पद है। कंटेंट प्लस टेंशन, कंटेंशियस इशू, कोई ऐसा कंटेंट है जिससे टेंशन बन जाएगी तो कंटेंशियस है यानी कि विवादास्पद है। कंटेंशियस इशू है वो, तो भाई कोई ऐसा कंटेंट है, कोई ऐसा मुद्दा है जिससे टेंशन हो जाएगी, तो वो कैसा है, कंटेंशियस है यानी कि विवादास्पद, उसमें झगड़ा हो सकता है। कंटेस्ट, फाइट, कंटेंशियस, फुल ऑफ फाइट्स, जो चीज़ फाइट से भरी हुई है उसी को बोलते हैं कंटेंशियस। कंटेंशन का मतलब भी झगड़ा होता है, कंटेंशियस हो जाता है झगड़े वाली चीज़। लैटिन वर्ड है कंटेंडर, इसका मतलब होता है टू स्ट्राइड या फिर कंटेंट करना, झगड़ा करना। द न्यू लॉ इज अ कंटेंशियस पॉलिटिकल इशू, जो नया लॉ है, जो नया कानून आया है वो कैसा है, एक कंटेंशियस, विवादास्पद पॉलिटिकल इशू है। डिस्प्यूटेबल है, आर्ग्यूमेंटेटिव है, उस पर आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। कॉम्पेटिव है, उस पर झगड़े हो सकते हैं। कॉम्पेटिव को मार्क करेंगे। डिस्प्यूटेबल और आर्ग्यूमेंटेटिव का तो आपको पता है। कॉम्पेटिव, हाँ इसको मार्क कर लेंगे। एक तरफ तो झगड़े वाली चीज़ है कोई जिसमें विवाद हो सकता है, दूसरी तरफ पीसफुल, एकदम शांत है, अग्रीएबल, सब एग्री कर रहे हैं, अनडिस्प्यूटेड है, उसमें कोई डिस्प्यूट होगा ही नहीं, तीनों हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है ऑप्टिक्स, नाउन होता है छवि या फिर धारणा को बोलते हैं ऑप्टिक्स। पब्लिक परसेप्शन ऑफ एन इवेंट और डिसीजन, पब्लिक परसेप्शन, पब्लिक की धारणा किस चीज़ का, किसी एक इवेंट को या डिसीजन को लेकर क्या होती है, उसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। रिलेटेड टू विजन, भाई ऑप्टिक्स का मतलब क्या, विजन से संबंधित है, ऑप्टिकल। ऑप्टिक्स, हाउ इट लुक्स, कोई चीज़ कैसी दिखती है, वही उसका ऑप्टिक्स होता है। ग्रीक वर्ड है ऑप्टिकोस, रूट है ये ऑप्टिकोस, इसका मतलब होता है साइट से संबंधित। तो ऑप्टिकोस यानी कि साइट से संबंधित। ऑप्टिकल होते हैं, ऑप्टिकल, आप डॉक्टर के पास जाते हो ऑप्टिकल, तो वो क्या करते हैं, आपके चश्मे वगैरह का ध्यान रखते हैं। तो ऑप्टिकोस साइट से संबंधित है, दृष्टि से, तो छवि या फिर धारणा को बोलते हैं ऑप्टिक्स। द गवर्नमेंट वॉज कंसर्न अबाउट द ऑप्टिक्स ऑफ द पॉलिसी, गवर्नमेंट किस चीज़ से चिंतित थी, कि भाई वो पॉलिसी की जो ऑप्टिक्स रहेंगी, उसकी जो छवि रहेगी, कि भाई पॉलिसी को पब्लिक कैसा देखेगी, उससे चिंतित थी। परसेप्शन, इंप्रेशन और इमेज, तीनों रहेंगे इसके सिनोनिम्स। एक तरफ तो छवि या फिर धारणा है, कुछ सोच रखा है किसी ने किसी चीज़ के बारे में, दूसरी तरफ रियलिटी है उसकी, सब्सटेंस, ट्रुथ। तो सोच तो कुछ भी सकता है, सही भी सोच सकते हैं, गलत भी सोच सकते हैं। तो ऑप्टिक्स रियल भी हो सकती है और फेक भी हो सकती है, लेकिन इसका उल्टा जो रहेगा वो रियलिटी, सब्सटेंस और ट्रुथ, तीनों हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। नेक्स्ट, अगला वर्ड है इटिनरी, नाउन होता है यात्रा कार्यक्रम को बोलते हैं इटिनरी। अ प्लान रूट और जर्नी, एक प्लान रूट कर रखा है अपने जर्नी का, उसको बोलते हैं इटिनरी। इटिन ट्रैवल, इटिन का मतलब होता है
18 और प्लस ट्रैवल, अगर ये साथ में जुड़ेंगे तो इटिनरी बन रहा है। इटिनरी का है, आप ट्रेन में घूम रहे हो, इटिनरी, इन ट्रेन प्लान, आपने ट्रेन के अंदर प्लान किया, इटिनरी, इन ट्रेन प्लान, इटिनरी इन ट्रेन प्लान। तो आपने ट्रेन के अंदर बैठ के आगे आप जहाँ पर यात्रा करोगे उसके बारे में प्लानिंग करी है, उसको बोलते हैं इटिनरी। अकाउंट ऑफ ए जर्नी, लैटिन वर्ड है इटिनेरियम, इसका मतलब होता है अकाउंट ऑफ ए जर्नी। जितना भी आप यात्रा करोगे, कब कब कहाँ कहाँ जाओगे, किस चीज़ से जाओगे, वो सारी डिटेल्स को बोलते हैं इटिनरी। द टूर गाइड गेव अस इटिनरी फॉर द ट्रिप, ट्रिप के लिए टूर गाइड था, उसने हमको दिया है इटिनरी, जिससे कि हमको ट्रिप में हेल्प मिल जाए। शेड्यूल, रूट और एजेंडा, ये तीनों को बोलते हैं, इसका सिनोनिम्स हो जाएंगे तीनों इटिनरी का। एंटोनिम्स हो जाएगा डिसऑर्गेनाइजेशन, भाई उसमें कहीं ना कहीं आपने ऑर्गेनाइज कर रखा है चीज़ों को, तो इसका उल्टा डिसऑर्गेनाइजेशन रहेगा। स्पॉन्टेनिटी, पहले से प्लानिंग नहीं है, अभी हाथ के हाथ अभी चीज़ें हो जाएंगी, स्पॉन्टेनिटी है। और रैंडमनेस, मार्क करेंगे इसमें से आप स्पॉन्टेनिटी को। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड स्किप, वर्ब भी है नाउन भी है। स्किप का मतलब होता है छोड़ना या फिर कूदना, ओमिट कर देना, छोड़ देना। टू मूव विद स्मॉल जंप्स, और या फिर कूद जाना। स्किप क्लासेस, ओमिट। स्किप क्लास, अगर आप क्लास को स्किप कर रहे हो तो मतलब क्या, आप क्लास को छोड़ रहे हो, आप क्लास को मिस कर रहे हो। स्किप रॉप का मतलब होता है जंप करना, तो स्किप का मतलब क्या है भाई, बेसिकली कूदना या फिर छोड़ना। ऐड आता है वीडियो में, हमारी वीडियो भी आप देखते होंगे, उस पर ऐड आता होगा, तो आप उसको स्किप कर देते हो। तो स्किप का मतलब क्या होता है, आप उसको छोड़ देते हो, ऐप नहीं देखते हो, आप उसको स्किप करके कूद जाते हो, फिर क्लास की तरफ बढ़ जाते हो। ओल्ड नॉर्स स्कोपा, स्कोपा वर्ड है, रूट है, उसका मतलब होता है जंप, कूदना। ही स्किप्ड, ही स्किप्ड, ही स्किप्ड ब्रेकफास्ट बिकॉज ही वॉज लेट, उसने क्या कर दिया, ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, यानी कि छोड़ दिया, बिकॉज ही वॉज लेट, क्योंकि वो लेट था। ओमिट करना, मिस करना या फिर जंप करना, तीनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स रहेंगे अटेंड करना, इंक्लूड करना और फेस करना, यानी कि सामना करना। तो छोड़ना या फिर सामना करना, ये दोनों इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स रहेंगे। भाई छोड़ना, स्किप का मतलब छोड़ना, और फेस करना यानी कि सामना करना। तो ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। और स्किप से याद आया, इस क्लास को आप किसी भी दिन स्किप ना करा करें, आपकी वोकैब की और ओवरऑल इंग्लिश की प्रिपरेशन को बहुत बड़े लेवल पर बूस्ट करती है क्लास, भर भर के इसमें ज्ञान है भाई, बहुत अलग कंटेंट बनाया हुआ है, सब कुछ एग्जाम ओरिएंटेड है। तो इस क्लास को आप मिस ना किया करें। अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है मेरे पढ़ाने का तरीका, तो अभी जितने बच्चे देख रहे हैं सारे के सारे वीडियो को लाइक करेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इडियम्स एंड, ये क्या लिख दिया भाई, फ्रेज लिखो, उसको फ्रैट लिख दिया। इडियम्स एंड फ्रेजेस, विद अ फाइन टूथ कॉम्ब, बारीकी से जांचना है, टू एग्जामिन वेरी केयरफुली। टूथ कॉम्ब, देखो दांतों में कंघा तो वैसे यूज़ नहीं होता है, लेकिन अगर दांतों में कभी कंघा यूज़ होगा तो वो बहुत बारीक रहेगा, बहुत पतला रहेगा, क्योंकि दांतों के अंदर बहुत कम स्पेस होता है। तो विद अ फाइन टूथ कॉम्ब, तो फिर क्या है, बारीकी से जांचना है किसी चीज़ को, टू एग्जामिन वेरी केयरफुली। द रिपोर्ट वॉज चेक्ड विद अ फाइन टूथ कॉम्ब, रिपोर्ट कैसे चेक करी गई है, विद अ फाइन टूथ कॉम्ब मतलब बहुत बारीकी से। स्केप गोट्स, बहुत प्यारा वर्ड है, और ये वर्ड क्या एक तरह से इडियम्स का काम करता है। स्केप गोट्स, बलि का बकरा। अ पर्सन ब्लेम फॉर अदर्स मिस्टेक्स, ऐसा पर्सन है जो काम तो कोई और करता है लेकिन इसके ऊपर सारा ब्लेम आ जाता है। क्लास में होता था ना, एक बच्चा होता था, उसकी शक्ल से ही शरारत झलकती थी, करता कोई और था काम, लेकिन शक्ल से वो शरारती लगता था, तो फिर उस पर सारा कुछ हो जाता था, टीचर उसी की पिटाई करते थे। तो स्केप गोट होता है वो। ही वॉज मेड द स्केप गोट फॉर द फेल्ड प्रोजेक्ट, उसको क्या बनाया गया, स्केप गोट बना दिया गया, बलि का बकरा बना दिया गया फेल्ड प्रोजेक्ट के लिए, जबकि रीज़न कुछ और था, वजह कुछ और थी, किसी और की वजह से प्रोजेक्ट फेल हुआ, लेकिन उसको बना दिया गया स्केप गोट, बलि का बकरा। अ क्लोज्ड बुक, एक क्लोज्ड बुक क्या होती है भाई, रहस्य में, कठिन समझने वाला। समथिंग नॉट अंडरस्टूड और नोन, क्लोज्ड बुक है, बुक अगर खुलेगी तब तो आपको कुछ समझ में आएगा, लेकिन अगर क्लोज बुक है तो फिर वो तो रहस्य में रह जाएगी, सीक्रेट बना रहेगा। फिजिक्स इज स्टिल अ क्लोज बुक फॉर मी, आज भी फिजिक्स मेरे लिए क्या है, एक क्लोज बुक है, यानी कि एक रहस्यमय चीज़ है, मुझे आज भी फिजिक्स समझ में नहीं आता है। नेक्स्ट, डार्क हॉर्स, ऐप प्रत्याशित विजेता। अ कैंडिडेट हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड्स, एक ऐसा कैंडिडेट है जो अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड हो जाएगा, अचानक से विजेता बन जाएगा। सब सोचेंगे कि ये तो जीत ही नहीं सकता, सारे लोगों का उस पर ध्यान भी नहीं रहेगा, सब उसको अंडरमाइन करेंगे, लेकिन अचानक से वो व्यक्ति जीत जाएगा, उसको बोलते हैं डार्क हॉर्स। एक बुक है, हिंदी में बुक है डार्क हॉर्स, उसका नाम है नीलोत्पल मृणाल, किसकी है, शायद नीलोत्पल मृणाल उनके लेखक हैं। डार्क हॉर्स, सभी बच्चों को मैं सजेशन देता हूँ, एक बार आप
डार्क हॉर्स बुक जरूर पढ़ेंगे। इतना भर भर के मोटिवेशन आपको मिलेगा उस बुक से कि आपको मज़ा आ जाएगा और आपकी पढ़ाई और अच्छे से आप कर पाएंगे। बहुत प्रेरणा मिलेगी भाई। डार्क हॉर्स सभी बच्चे खरीदेंगे। बहुत छोटी सी बुक है, बहुत सस्ती आ जाएगी, 50-60-100 रुपये की बुक आ जाएगी। उस बुक को आप ज़रूर पढ़ेंगे सारे बच्चे, ठीक है। हिंदी की बुक है, नाम डार्क हॉर्स है, नीलोत्पल मृणाल शायद उसके लेखक है। द यंग प्लेयर टर्न आउट टू बी द डार्क हॉर्स ऑफ द टूर्नामेंट। यंग प्लेयर ने टर्न आउट हुआ, कैसे हुआ, टू बी द डार्क हॉर्स, वो डार्क हॉर्स दिखाई दिया, मतलब उसने क्या, टूर्नामेंट में बहुत अच्छे से परफॉर्म किया होगा। यंग प्लेयर है, सोच रहे होंगे सारे लोग कि भाई ये क्या खेलेगा, लेकिन वो डार्क हॉर्स साबित हुआ, सबसे अच्छा वही खेला। फ्रेजल वर्ब्स देखिएगा भाई आगे। बर्न अप का मतलब होता है गुस्से से जलना। टू बिकम वेरी एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना। शी रियली बर्न्स अप व्हेन पीपल वेस्ट हर टाइम, जब लोग उसका टाइम वेस्ट करते हैं तो फिर वो गुस्से से जलती है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। बर्स्ट आउट, अचानक बोल पड़ना, हंसना। शी सडनली, टू सडनली स्टार्ट लाफिंग और शाउटिंग, अचानक से हंसना, अचानक से शाउट करना। होता है ना, कुछ लोग एकदम से हंस पड़ते हैं, बहुत तेज़ी से एकदम से हंस पड़ेंगे, समझ में नहीं आएगा कि किस बात पे हंसेंगे, उसको बोलते हैं बर्स्ट आउट हो जाना। अचानक से हंस पड़ना, अचानक से शाउट कर जाना। ही बर्स्ट आउट लाफिंग एट द जोक पर वो बर्स्ट आउट हो गया, मतलब बहुत तेज़ी से हंसने लगा। बट इन, बीच में टोकना। टू इंटरप्ट अ कन्वर्सेशन, एक कन्वर्सेशन को बीच में टोक देने को बोलते हैं बट इन करना। डोंट बट इन वाइल वी आर डिस्कसिंग, जब हम बात कर रहे हैं, जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो बीच में नहीं टोकना, बट इन। कॉल अराउंड, अलग अलग जगह फ़ोन करना। कॉल अराउंड मतलब चारों तरफ आपने फ़ोन कर दिया, कॉल अराउंड। टू फोन मैनी प्लेसेस और पीपल, बहुत सारे लोगों को फ़ोन करना। कभी कभी होता है ना, किसी किसी दिन आपका मन करता है सबसे बात कर ले, तो आप चारों तरफ फ़ोन करते हो, अलग अलग दोस्तों को फ़ोन करते हो, तो कॉल अराउंड। शी कॉल्ड अराउंड टू फाइंड आ गुड रेस्टोरेंट, उसने कॉल करा है अलग अलग लोगों को जिससे कि वो फाइंड कर पाए एक अच्छा रेस्टोरेंट। वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस देखिए, देख रहे हो बेटा, एक सिंगल क्लास में आपको कितना कुछ मिल जा रहा है, सारा कुछ एग्जाम ओरिएंटेड। तो भाई ये क्लास डेली बेसिस पर लगाया करें, इस क्लास को मिस ना करें। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, और जितने बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, अभी के अभी सारे बच्चे लाइक करेंगे। एसर्बिक एडजेक्टिव होता है बेटा, लाइक शेयर और कमेंट तो करा करो यार, मैं आपसे कुछ और तो मांगता नहीं हूँ यार। फ्री क्लास दे रहा हूँ, इतना बड़ा कंटेंट, पेड क्लास भी नहीं दे सकता कोई इतना जितना मैं आपको फ्री दे रहा हूँ। आप कोचिंग भी ज्वाइन करोगे ना किसी की, पेड क्लासेस कोर्स भी खरीद लोगे ना, तब भी आपको इतना कंटेंट तो नहीं देने वाला कोई। मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, तो लाइक शेयर कमेंट में कंजूसी नहीं होनी चाहिए बेटा। एसर्बिक एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है कटु या फिर तीखा। शार्प, हार्श और बिटर इन टोन और टेस्ट, कोई चीज़ टोन में, टेस्ट में खराब है, कड़वी है, तीखी है, उसको बोलते हैं एसर्बिक। एसिड लाइक, एसर्बिक, एसर्बिक मतलब क्या, एसिड जैसा, तेजाब जैसा। एसिड, एसर्बिक टोन है किसी की तो कैसी, बड़ी तीखी टोन है। एसर का लैपटॉप है, रिव्यूज़ आर एसर्बिक। एसर के लैपटॉप कहाँ बिकते हैं, कहीं नहीं बिकते यार। एसर के लैपटॉप कहाँ बिक रहे हैं, तो क्यों नहीं बिक रहे, क्योंकि उनके जो रिव्यूज़ है ना वो एसर्बिक है। जो उनको खरीद लेता है वो फिर उसकी आलोचना करता है, कटु सत्य बोलता है उसके बारे में। तो एसर्बिक, एसर्बिक मतलब कटु, तीखा। एसर्बस लैटिन वर्ड है, उसका मतलब होता है बिटर, कड़वा, उसी से संबंधित है एसर्बिक, उसी से बना हुआ है ये। हिज एसर्बिक रिमार्क्स हर्ट एवरीवन, उसके जो एसर्बिक रिमार्क्स थे उसने सबको हर्ट किया, तो मतलब बहुत कड़वे उसने सच्चाई बोली होगी। रिमार्क्स उसके जो आए होंगे कमेंट्स, वो बड़े तीखे आए होंगे। शार्प, हार्श और कॉस्टिक, कॉस्टिक को मार्क करो भाई, बहुत अच्छा वर्ड एग्जाम में आएगा ज़रूर, कॉस्टिक को मार्क करेंगे। तीनों का सेम मीनिंग है, तीखा कड़वा। एक तरफ तो कड़वा है, तीखा है, हार्श है, दूसरी तरफ माइल्ड, हल्का सा है, जेंटल है और काइंड, तीनों हो जाएंगे इसके एंटोनियम्स। अगला वर्ड है मैंशन, नाउन होता है हवेली या फिर विशाल घर को बोलते हैं मैंशन। अ वेरी लार्ज एंड इम्प्रेसिव हाउस, बहुत बड़ा और इम्प्रेसिव घर होता है ना, उसको बोलते हैं, बहुत बड़ा बंगला है उसको बोलते हैं मैंशन। मैन प्लस मैंशन, बिग मैंस हाउस, मैन का मैंशन, किसी मैन का अगर मैंशन है ना तो मतलब क्या, बहुत बड़ा हाउस है वो, बड़ा बंगला, एकदम कोठी बंगला। मैंशन इन मूवीज़, मूवीज़ में आप मैंशन देखते हो तो कैसा होता है, वो बहुत बड़ा हाउस बंगला होता है, उसके अंदर से ही ऐसे पूरा स्टेयर्स घूम रही होती है, तो इसको बोलते हैं मैंशन। मैंसियो से बना हुआ है, मैंसियो का मतलब होता है ड्वेलिंग, निवास करना, तो मैंशन अब किसमें निवास किसमें करते हैं, बड़े घर में, मैंशन। द एक्टर लिव्स इन अ लग्जूरियस मैंशन, एक्टर कहाँ रहते हैं, लग्जूरियस मैंशन में, तो जितने भी ये एक्टर्स हैं कहाँ रहते हैं, बहुत लग्जूरियस मैंशन रहता है, बड़ी हवेली रहती है उनकी, तो उसको बोलते हैं मैंशन। विला बोल सकते हो, पैलेस बोल सकते हो, या फिर रेजिडेंस, ठीक है। ये पैलेस, इसको देखो, प्लेस होता है, प्लेस का क्या मतलब होता है, प्लेस का मतलब होता है जगह, कोई भी जगह को बोल देंगे प्लेस। पैलेस क्या होता है, स्पेलिंग में डिफरेंस है, PALAC, पैलेस होता है महल, महल को बोलते हैं, तो मैंशन यानी कि पैलेस को भी बोल सकते हो, उसका सिनोनिम हो जाएगा।
एक तरफ तो भाई बहुत बड़ा घर है, विशाल घर है, विला है। दूसरी तरफ हट, झोपड़ी है। शैक और कॉटेज मतलब क्या, बहुत छोटा सा घर है। मार्क करो कॉटेज को, शैक को भी मार्क करेंगे, हट तो पता है आपको। अगला वर्ड है विल्ट, वर्ब होता है, इसका मतलब होता है मुरझाना। टू लॉज फ्रेशनेस, फ्रेशनेस को खो देना, स्ट्रेंथ और एनर्जी को खो देना, मतलब मुरझा जाना, कमज़ोर हो जाना। विल टिल्ट, लॉज विल, प्लांट टिल्ट्स। विल अगर खो गई तो फिर क्या, विल अगर टिल्ट हो गई, आप बहुत मजबूत हो, आपकी विल बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अगर वो टिल्ट हो गई तो आप क्या हो गए, आप कमज़ोर पड़ गए, आप मुरझा गए। तो विल अगर टिल्ट हो गई, विल टिल्ट, ठीक है, तो विल्ट हो गया। विल्टेड फ्लावर्स कैसे होते हैं, बहुत कमज़ोर फूल जो मुरझा चुके होते हैं। मिडिल इंग्लिश में वेल्टन का मतलब होता था टू ड्रॉप, ड्रॉप करना मतलब गिर जाना। तो कोई चीज़ अगर गिर गई है, मुरझा गई है, उसकी एनर्जी खत्म हो गई है। द फ्लावर्स विल्टेड इन द हॉट सन, गर्म सूरज में क्या हुआ है, फ्लावर्स विल्टेड हो गए हैं, मुरझा गए हैं। ड्रूप, फेड और विदर तीनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। मार्क करेंगे ड्रूप को, मार्क करेंगे विदर को। फेड का तो आपको पता होगा, एक तरफ मुरझाने को बोलते हैं फेड हो जाना, भद्दा पड़ जाना, फीका पड़ जाना। एक तरफ मुरझा रहा है तो दूसरी तरफ इसका उल्टा रहेगा, फ्लोरिश, एकदम खिल रहा है, ब्लूम कर रहा है, और थ्राइव, तीनों हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। इसमें से आप थ्राइव को मार्क कर सकते हो, ब्लूम को भी मार्क कर सकते हो, फ्लोरिश को भी कर लीजिए चलिए, अगर नहीं पता है तो। अगला वर्ड है सोरोरिसाइड, नाउन होता है, बहन की हत्या को बोलते हैं सोरोरिसाइड। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन सिस्टर, अपनी ही बहन की हत्या कर देने को बोलते हैं सोरोरिसाइड। सोरर सिस्टर, साइड किलिंग। सिस्टर क्या होती है, सोरर, सोरर से मतलब है सिस्टर, सोरर वर्ड है, रूट वर्ड है, उसका मतलब होता है सिस्टर। सिस्टर आप इसको ऐसे याद रखो ना, सिस्टर होती है, बहनें होती हैं, कितना शोर मचाती हैं, और इतना शोर मचाती हैं कि उनका मन करता है कि उनको मार दें। लिटरली नहीं है, बस ऐसा है कि हम बोल रहे हैं, वरना तो यार बहन से प्यारा क्या होता है, बहन तो सबसे प्यारी होती है भाई, सबसे प्यारा रिश्ता है बहन का। सोरर मतलब सिस्टर, शोर मचाती है, तो सोरर मतलब सिस्टर, और साइड मतलब किलिंग, तो सिस्टर की किलिंग को बोलते हैं सोरोरिसाइड। सोरोरिटी, सुसाइड, तो सोरोरिटी सुसाइड इसको छोड़ दीजिए, इससे कोई नहीं है। सोरर मतलब शोर मचाती है बहन, उसकी साइड किलिंग, तो सोरर सिस्टर किलिंग, सोरोरिसाइड। सोरर सिस्टर, और सेडियर, सेडियर का मतलब होता है किल करना। द केस वॉज शॉकिंग, केस कैसा था, बहुत शॉकिंग था, हिलाने वाला था। एज इट इन्वॉल्व सोरोरिसाइड, क्योंकि इसमें सोरोरिसाइड शामिल था, बहन की हत्या उसमें शामिल थी। सिस्टर मर्डर बोल सकते हो, फैमिली किलिंग, और फ्रैट्रिसाइड, सिमिलर बट ब्रदर, ये फ्रैट्रिसाइड ब्रदर की किलिंग को बोलते हैं, तो ये इसके सिनोनिम तो नहीं होंगे। सिस्टर मर्डर सिनोनिम और एंटोनिम की इसमें कोई ज़रूरत नहीं, काट दीजिए, केवल आपने वर्ड समझ लिया उतने से काम चल जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ड्स वगैरह वो कैप का जो पोर्शन था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं एडिटोरियल एनालिसिस साइड, और एडिटोरियल को आज का जो द हिंदू का एडिटोरियल है उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पढ़े में इतना हेल्प करता है ना ये चीज़, आपको बहुत आसानी से जो इंग्लिश का डर है वो ख़त्म हो जाएगा, और अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। एग्जाम में अनसीन पैसेज में आपके क्वेश्चंस पूरे के पूरे आप आराम से सेलेक्ट कर सकते हो इजीली। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। एडिटोरियल एनालिसिस, अनमिस्टेकेबल शिफ्ट, अनमिस्टेकेबल शिफ्ट है, कोई मिस्टेक नहीं करेगी शिफ्ट में। ऑन एससीओ समिट अभी जो चल रहा है, अभी हुआ रिसेंटली, एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी, और भारत की विदेश नीति। इंडिया सिग्नल अ चेंज इन फॉरेन पॉलिसी स्टांस एट द एससीओ समिट, इंडिया ने सिग्नल दिए हैं किस चीज़ के, एक चेंज आएगा, चेंज आया है किस चीज़ में, फॉरेन पॉलिसी में। हमारी फॉरेन पॉलिसी में जो हमारा स्टांस रहता था, हमारा जो रुख रहता था, उसके अंदर एक चेंज आया है, उसका सिग्नल आया है एट द एससीओ समिट, एससीओ समिट में हमको देखने को मिला है। मोर देन द आउटकम्स, आउटकम से काफ़ी ज़्यादा, रिजल्ट से काफ़ी ज़्यादा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिसीजन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो डिसीजन है टू विजिट चाइना, कि उन्होंने चाइना को विजिट किया फॉर द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट, एससीओ समिट, वॉज अ क्लियर मैसेज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन अ शिफ्ट ऑन इन इट्स पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी आउटलुक। मोर देन द आउटकम्स, रिजल्ट से बढ़कर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो डिसीजन था विजिट करना चाइना को संघाई एससीओ समिट में, एक क्लियर मैसेज है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट की तरफ से, कि भाई हम एक शिफ्ट ला रहे हैं, हम एक शिफ्ट ला रहे हैं किस चीज़ में, इन इट्स फॉरेन पॉलिसी, हमारी फॉरेन पॉलिसी में एक शिफ्ट ला रहे हैं उसके आउटलुक में। इट हैज़ बीन 7 years सिंस मिस्टर मोदी हैड ट्रेवल्ड टू चाइना एंड हिज मीटिंग विद चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग वॉज देयर फर्स्ट सच बायलैटरल एंगेजमेंट सिंस द मिलिट्री स्टैंड ऑफ 2020। 7 साल हो गए, मोदी जी 7 साल पहले चाइना गए थे, तो 7 साल के बाद अभी चाइना गए हैं और अपनी मीटिंग करी है किसके साथ में, चाइना के प्रेसिडेंट
शी जिनपिंग के साथ में। वॉज देयर फर्स्ट सच बायलैटरल एंगेजमेंट, अब ये उनका पहला बायलैटरल मतलब दोनों तरफ से पहला एंगेजमेंट था, पहली बार वो मिल रहे हैं। कब से? जब से हमारा मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ है 2020 में, उसके बाद हम पहली बार हमारे मिनिस्टर मोदी जी चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से पहली बार मिल रहे हैं 2020 के स्टैंड ऑफ के बाद। इट हैज़ बीन 3 years since Mr. Modi attended the SCO summit, a Eurasian grouping seen as decidedly anti-Western. It had been 3 years, 3 साल हो गए मिस्टर मोदी ने अटेंड करा था SCO समिट को। एक यूरेशियन ग्रुप है, सीन एज डिसाइडेडली एंटी वेस्टर्न। एक यूरेशियन मतलब यूरोप और एशिया दोनों से मिलकर बना हुआ है, ये यूरेशियन ग्रुप है और जो एंटी वेस्टर्न ग्रुप बनाया गया था। मीनवाइल एंटी वेस्टर्न मतलब वेस्ट के अगेंस्ट। मीनवाइल photographs of the bonhomie between Mr. Modi, Mr. Xi and Russian President Vladimir Putin evoked memories of an inactive Russia, India, China RIC trilateral। और ये क्या था, ये जो फोटोग्राफ्स है ना, बोनहोमी मतलब दोस्ती जो दिखाई दी, उसमें फ्रेंडलीनेस दिखाई दी मिस्टर मोदी के बीच में, मिस्टर शी के बीच में और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन साहब के बीच में। इवोक्ड मेमोरीज, और इससे क्या है, मेमोरीज याद आ गई। ये एक इनएक्टिव रशिया, इंडिया और चाइना RIC ट्राइलेटरल, इन तीनों की तिगड़ी का जो एक वो हो सकता है, उसकी याद आ गई उनको। द बायलैटरल मीटिंग विद चाइना सो द टू लीडर्स गेव देयर अप्रूवल टू द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इनिशिएटेड इन अक्टूबर 2024 लीडिंग फ्रॉम ट्रूप डिसएंगेजमेंट अलोंग द LAC। बायलैटरल मीटिंग हुई चाइना के साथ में। सो द टू लीडर्स, दो लीडर यानी कि मोदी जी और शी जिनपिंग, गिव देयर अप्रूवल, उन्होंने अपना अप्रूवल दिया है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के लिए। इनिशिएटेड इन अक्टूबर 2024 में नॉर्मलाइजेशन के लिए उन्होंने अप्रूवल दिया था। लीडिंग फ्रॉम ट्रूप डिसएंगेजमेंट करा गया था LAC से, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है चाइना का और इंडिया का बॉर्डर है, वहाँ पर ट्रूप डिसएंगेजमेंट करा गया था, ट्रूप्स को हटाया गया था, पीछे खींचा गया था। द टू साइड्स अग्रीड टू फास्ट ट्रैक द बाउंड्री रेजोल्यूशन प्रोसेस बीइंग डिस्कस्ड बाय देयर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स। दोनों साइड्स इंडिया और चाइना ने अग्री करा है कि भाई फास्ट ट्रैक करेंगे बाउंड्री रेजोल्यूशन को, जो हमारी बाउंड्री है, जो हमारा बॉर्डर है, वहाँ पर रेजोल्यूशन, वहाँ पर सोल्यूशन करेंगे, कुछ ना कुछ जो झगड़े हैं वहाँ पर उसका निपटारा करा जाएगा। उस प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करेंगे, तेज़ी से बढ़ाएंगे। बीइंग डिस्कस्ड बाय देयर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, और जिसको डिस्कस किसने करा है, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स ने। दे ऑल्सो गेव द ग्रीन लाइट फॉर द रिजम्पशन ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट्स, वीज़ा फैसिलिटेशन एंड द बिल्डिंग ऑफ इकोनॉमिक टाइज टू स्टेबलाइज वर्ल्ड ट्रेड। उन्होंने ग्रीन लाइट दी है, हरी झंडी दिखाई है, किस चीज़ को, रिजम्पशन ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट्स, इंडिया से चाइना और चाइना से इंडिया डायरेक्ट फ्लाइट्स अब आगे आ सकती हैं। वीज़ा फैसिलिटेशन होगा, दोनों देश एक दूसरे को वीज़ा अलाउ कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। एंड द बाउंडिंग ऑफ इकोनॉमिक टाइज टू स्टेबलाइज वर्ल्ड ट्रेड, और वर्ल्ड ट्रेड में भी कहीं ना कहीं स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगा। एज मिस्टर मोदी कमिटेड टू टेकिंग फॉरवर्ड टाइज बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड सेंसिटिविटी, मिस्टर शी कॉल्ड फॉर द ड्रैगन चाइना एंड द एलिफेंट इंडिया टू कम टुगेदर। मिस्टर मोदी कमिटेड हैं कि भाई हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाएंगे बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट, लेकिन म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ में बढ़ाएंगे, दोनों तरफ से अगर ट्रस्ट रहेगा तब हम अपने रिश्तों को आगे बढ़ाएंगे। ये मोदी जी का कमिटमेंट है। रेस्पेक्ट रहेगी दोनों तरफ से और सेंसिटिविटी रहेगी मुद्दों के लिए, तो ये चीज़ें फिर आगे बढ़ाई जा सकती हैं हमारे संबंधों को, ये मोदी जी का कमिटमेंट है। और मिस्टर शी ने क्या कहा है, मिस्टर शी ने कहा है कि ड्रैगन जो चाइना है और एलिफेंट यानी कि इंडिया, इन दोनों को साथ में आना चाहिए। Such bonhomie was unthinkable even a year ago, and it is clear that it has been driven in some measure by the US moves to impose tariffs and sanctions on India and New Delhi's sense of mistrust about the Trump administration's intentions. Such bonhomie, ऐसी ये जो दोस्ती है ना, bonhomie मतलब दोस्ती, ये जो दोस्ती है अनथिंकेबल थी, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था इंडिया और चाइना साथ आ जाएंगे, नहीं आ पाएंगे, ये तो लगता ही नहीं था, एक साल पहले तक तो ऐसा नहीं लगता था। एंड इट इज़ क्लियर दैट, और ये साफ है, इट हैज़ बिन ड्रिवन, ये हुआ है इन सम मेजर। कैसे हुआ है, कुछ मेजर है, किस चीज़ में, US का जो मूव्स था ना, ये जो लगातार ट्रम्प साहब, सरपंच साहब टैरिफ लगा रहे हैं, इसके बाद ये एक्शन तो आने बनते थे, क्योंकि US को टैकल करने के लिए इंडिया और चाइना का साथ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतने सारे टैरिफ्स और सैंक्शंस इंडिया पर लगाए, उसी का ये रिएक्शन है। एंड न्यू दिल्ली सेंस ऑफ मिसट्रस्ट अबाउट द, और न्यू दिल्ली यानी कि इंडिया, अब भारतीय लोगों को ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन की इंटेंशन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ट्रम्प के तो भाई साहब आजकल तो क्या ट्रम्प इज डेड का ट्रेंड चल रहा है, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है भाई, ट्रम्प इज डेड, ट्रम्प मर चुका है, इंडिया की तरफ से ट्रेंड है ये। तो लगाओ भाई सैंक्शन, लगाओ टैरिफ्स। दिस अलाउड मिस्टर मोदी एंड हिज डेलीगेशन फॉर द मोमेंट टू साइड
Some of the concerns India has had over China's actions, including its support to Pakistan during Operation Sindoor, the blocking of Indian moves on UNSC forums reforms and NSG membership, and holds on designating Pakistan-based terrorists. दिस अलाउड मिस्टर मोदी को और उसके डेलीगेशन को, उनके साथ जो टीम गई है, फॉर द मोमेंट एक समय के लिए उन्होंने अलाउ किया इस चीज़ ने, टू साइड स्टेप सम ऑफ द कंसर्न्स, तो साइड स्टेप करने के लिए, अलग करने के लिए कंसर्न जो चिंताएं हैं इंडिया की, हैज़ हैड ओवर चाइना की एक्शन। चाइना के जो एक्शन रहते हैं वो हमारे कहीं ना कहीं खिलाफ ही रहते हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान को उसने सपोर्ट किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ब्लॉक किया था उसने हमारे जो इंडिया के मूव्स थे यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के जो रिफॉर्म्स हम लाने चाह रहे थे उनको उसने ब्लॉक किया था, एनएसजी मेंबरशिप को हमारी अपोज करता है और होल्ड करता है डेजिग्नेटिंग पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट, जो पाकिस्तान ने डेजिग्नेट कर रखा है ना टेररिज्म को, उसको कहीं ना कहीं अगर हम काउंटर करना चाहते हैं एक वर्ल्ड फोरम पर, वहाँ पर ये इशू कहीं ना कहीं रोक के रखता है चीज़ों को। तो ये चीज़ हैं, लेकिन कुछ समय के लिए इस चीज़ को साइड करते हुए रिश्तों को फिर भी सुधारने की कोशिश मिस्टर मोदी और उसकी डेलीगेशन ने की है। इट वॉज सिग्निफिकेंट दैट Tianjin declaration included strong language against the cross-border movement of terrorists, albeit condemning the Pahalgam attack and attacks in Balochistan against Pakistani forces in equal measure. It was significant, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तियानजिन डिक्लेरेशन में जो अभी ये मीटिंग हुई, इंक्लूडेड स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज उसमें यूज़ करी गई, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट, जो हमारे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जिसको हम झेल रहे हैं, वहाँ पर मोदी जी ने उस चीज़ का भी वहाँ पर जिक्र आया है। अल्बीट कंडेमनिंग द पहलगाम अटैक, और उसके हालांकि कंडेम किया हमने पहलगाम अटैक को, और बलूचिस्तान में जो अटैक हो रहा है पाकिस्तानी फोर्स के ऊपर उसको भी हमने साथ में कंडेम किया। तो क्योंकि इंडिया तो हर तरीके के टेररिज्म का जो भी अटैक होता है दुनिया में उसके हम हमेशा निंदा ही करते हैं, इन इक्वल मेजर, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने अपने पहलगाम अटैक का विरोध किया है, निंदा की है, वैसे ही बलूचिस्तान अटैक का भी हमने निंदा की है। द डिक्लेरेशन ऑल्सो सो द एंटायर एससीओ मेंबरशिप find common ground on contentious issues such as the humanitarian crisis in Gaza and condemnation of US-Israeli strikes on Iran, although India maintained its opposition to the paragraph supporting China's Belt and Road Initiative. Declaration में क्या था? Also so the entire SCO membership find common ground, एक वहाँ पर common ground था on contentious issues, कुछ विवाद के मुद्दे थे जिन पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अगर चल रहा है गाज़ा में, वहाँ पर जो इसराइल के द्वारा चीज़ें करी जा रही है, निंदा हुई है यूएस इजराइल स्ट्राइक जो हुई थी पीछे रिसेंटली, उस पर हमने कई सारे एडिटोरियल कवर किए थे ईरान पे, उस चीज़ की भी निंदा इसमें करी गई है। ऑल्दो इंडिया मेंटेन, लेकिन इंडिया ने अपनी पोजीशन को बरकरार रखा है। पैराग्राफ में जो सपोर्ट कर रहा था चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, उसमें हमने अभी भी अपोज किया है। तो हमने एक बैलेंस रुख अपनाया, हमने चाइना के साथ संबंध सुधारने की कोशिश करी है, लेकिन जो चाइना की गलत चीज़ें हैं उस पर हमने अभी भी विरोध जताया। ऐसा नहीं है कि उसकी हर चीज़ को मान लिया, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मिस्टर शीज प्लान फॉर एन एससीओ डेवलपमेंट बैंक एंड मिस्टर मोदी सजेशन ऑफ इनिशिएटिंग अ सिविलाइजेशन डायलॉग बिटवीन एससीओ मेंबर्स फाउंड मेंशन। मिस्टर शी का जो प्लान है, जो एससीओ की डेवलपमेंट बैंक बनाना चाहते हैं वो, ठीक है, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है वैसे ये एससीओ डेवलपमेंट बैंक बनाना चाहते हैं, उनका प्लान है। और मिस्टर मोदी का सजेशन कि भाई इनिशिएट करा जाए सिविलाइजेशन डायलॉग शुरू करा जाए बिटवीन एससीओ मेंबर्स फाउंड मेंशन, और वहाँ पर उस चीज़ का भी जिक्र आया। फाउंड मेंशन मतलब वहाँ पर जिक्र आया। वाइल द आउटकम्स एंड द ऑप्टिक्स मेड फॉर व्हाट मिस्टर मोदी डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोडक्टिव विजिट टू चाइना, his itinerary missed some opportunities for closer engagement with leaders from India's neighborhood and the global south as he escaped the SCO Plus summit. While the outcomes, जो इसके रिजल्ट निकले और जो ऑप्टिक्स वहाँ की जो दृष्टि सामने आई, मेड फॉर व्हाट मिस्टर मोदी डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोडक्टिव विजिट टू चाइना। ठीक है, ये दिखता है कि भाई ये जो विजिट हुई है चाइना के मिस्टर मोदी की, वो प्रोडक्टिव तो दिखती है। हिज इटिनरी मिस्ड सम अपॉर्चुनिटी, लेकिन इनकी जो इटिनरी थी ना, उनकी जो प्लानिंग थी, जो ये जो टूर इनका, उसकी जो प्लानिंग थी उसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज मिस हो गई। हमारा क्लोजर एंगेजमेंट नहीं हो पाया कुछ लीडर्स के साथ में, और कौन से लीडर्स के साथ में, जो इंडिया के नेबरहुड है ना, और जो ग्लोबल साउथ के लीडर्स हैं उनके साथ एक क्लोज एंगेजमेंट हमारा नहीं हो पाया। यहाँ पर ये चीज़ मिस हो गई। एज ही स्किप द SCO प्लस समिट, क्योंकि मोदी जी ने SCO प्लस समिट को स्किप कर दिया। ठीक है जी, अच्छा एडिटोरियल था, समझ में आया, एक नई पहल, एक नई शुरुआत चाइना के साथ संबंधों की दिख रही है।
कितना सफल होता है ये चीज़ देखने वाली है, क्योंकि चाइना के साथ हमारे संबंध सुधर जाएं ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि चाइना हमको बिल्कुल अपना क्लोज एकदम डायरेक्ट राइवल दिखता है हमारा, क्योंकि एशिया में चाइना और इंडिया के अलावा तो बाकी सब तो छोटे ही हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्रहेंशन एमसीक्यूज करते हैं। व्हाट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट मैसेज कन्वेड बाय पीएम मोदीज पार्टिसिपेशन इन द एससीओ समिट। सिग्निफिकेंट मैसेज क्या कन्वे हुआ पीएम मोदी की पार्टिसिपेशन से एससीओ समिट में, बताइए भाई कौन सा इसमें से मैसेज एक कन्वे हुआ, बताइए। स्ट्रेंथिंग ऑफ डिफेंस टाइज विद रशिया, रशिया के साथ में हमारा डिफेंस टाइज का स्ट्रेंथिंग इसमें देखने को मिली। क्या देखने को मिला, ऐसा तो कुछ एडिटोरियल में तो ऐसा कुछ जिक्र नहीं आया भाई। एक विजिबल शिफ्ट देखने को मिली इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आउटलुक, हाँ एक विजिबल शिफ्ट तो देखने को मिली है, क्योंकि चाइना से हमारे संबंध खराब थे, आज कुछ ठीक होते दिखाई दे रहे हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसको तो हमने खारिज करा है, इसका तो अपोज करा है, एक्सेप्ट नहीं करा इसको। रिवाइवल ऑफ रशिया इंडिया चाइना ट्राइलेटर, नहीं, रिवाइवल नहीं हुआ, बस ये देखने को मिले एक मंच पर, ऐसा नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है, रिवाइवल कुछ नहीं हुआ, चाइना रशिया और इंडिया के तीनों के जो लीडर्स हैं वो बस एक साथ आए हैं, उनकी फोटो आई है बस, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ ऐसा। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। विच फैक्टर पार्टली ड्रोव इंडियाज रिन्यूड एंगेजमेंट विद चाइना एट द एससीओ समिट, कौन सा फैक्टर है पार्टली ड्रोव इंडियाज रिन्यूड एंगेजमेंट विद चाइना एट एससीओ समिट, किस वजह से हुआ, बताइए भाई किस वजह से चाइना और इंडिया को साथ में आना पड़ा, क्या रीज़न रहे होंगे। पाकिस्तान की इंटरनल इंस्टेबिलिटी, नहीं। यूएस टैरिफ्स एंड सैंक्शन, हाँ यूएस ने जब हमारे ऊपर सैंक्शंस और टैरिफ्स लगाए ना, तब हमको अपना थोड़ा सा रुख बदलना पड़ा, अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज करना पड़ा और चाइना के साथ थोड़ा सा रिश्तों को सुधारना पड़ा। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। वाई डिड इंडिया अपोज अ पैराग्राफ इन द तियानजिन डिक्लेरेशन, क्यों हमने अपोज करा, कौन सा कर। इट क्रिटिसाइज, ये क्रिटिसाइज कर रहा था इसराइल के एक्शन इन गाजा, इसको तो हमने सपोर्ट किया। इट इक्वेटेड पहलगाम अटैक विद अटैक्स इन बालूचिस्तान, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हमने कुछ ऐसा नहीं करा। इट सपोर्ट चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, हाँ ये जो पैराग्राफ था ना जिसको हमने अपोज किया, ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रहा था, तो फिर हमने उसका अपोज किया। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ग्रामर क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन, और एरर डिटेक्शन मैंने बता रखा है, एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ेंगे, जहाँ पर आपको एरर दिखाई देगा वहीं पर उसको सपोर्ट कर लेंगे। मिस्टर मोदी अलॉन्ग विद हिज डेलीगेशन, मिस्टर मोदी है अलॉन्ग विद हिज डेलीगेशन वर्क इन टू नॉर्मलाइज टाइज विद चाइना। मिस्टर मोदी अलॉन्ग विद हिज डेलीगेशन, जब भी ये अलॉन्ग विद आएगा ना, जब भी अलॉन्ग विद आएगा तो फिर जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट वाले के हिसाब से आएगी। तो मिस्टर मोदी क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए आपका वॉज। तो वर्ड जो गड़बड़, यही गड़बड़ कर दिया। वर्किंग बी ऑप्शन में गड़बड़ है, वो वर्किंग की जगह पर हो जाएगा वॉस्किंग। नेक्स्ट फिल इन द बैंक है, वर्ब टेंस में टेंस पढ़ना है आपको। बाय द टाइम द नेक्स्ट एससीओ समिट इज हेल्ड, बाय द टाइम नेक्स्ट मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, तो इंडिया डैश इट्स स्टांस ऑन चाइना कंसिडर, तो विल हैव चेंज्ड। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। ठीक है, विल हैव चेंज्ड, फ्यूचर में हम इसका सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, आर्टिकल आपको यूज़ करना है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, नहीं फिलिंग, फिलर। ठीक है, फिल का क्वेश्चन है। ही स्किप्ड, उसने स्किप कर दिया डैश एससीओ प्लस समिट मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर वाइडर एंगेजमेंट। एससीओ समिट क्या है भाई, एससीओ प्लस समिट एक खास एक स्पेशल है, तो उसके लिए दा लगाएंगे। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लॉज टेस्ट करिएगा, पढ़ो उसको ध्यान से और फिर मैं कराता हूँ। चलिए पढ़िएगा जल्दी से। बहुत ध्यान से पढ़ना है बेटा, ध्यान से पढ़ लोगे ना एक बार अगर किसी चीज़ को, तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसमें से क्वेश्चन ना लगा पाए। सब कुछ पूरा फोकस डाल के पढ़ना है एक बार। चलिए भाई आप इसको पोज करके पढ़ लेना, मैं आगे बढ़ाता हूँ वरना क्लास लंबी हो जाएगी। इंडियाज पार्टिसिपेशन इन द एससीओ समिट सिग्नल्ड एन अनमिस्टेकेबल डैश इन इट्स फॉरेन पॉलिसी with PM Modi engaging directly with President Xi after years of tension। इंडिया की पार्टिसिपेशन एससीओ समिट में सिग्नल करती है कि अनमिस्टेकेबल किस चीज़ को, क्या चीज़ सिग्नल हो रही है, रप्चर, एक दरार, नहीं दरार तो नहीं आ रही है। एनोमली मतलब एबनॉर्मेलिटी, नहीं कुछ अनियमितता नहीं है, कुछ असामान्यता नहीं है। रिट्रीट इन इट्स पॉलिसी, नहीं रिट्रीट भी नहीं आएगा, शिफ्ट आएगा। एक अनमिस्टेकेबल शिफ्ट हो रहा है, पहले हमारे संबंध ठीक नहीं थे, आज ठीक हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं।
द टू लीडर्स, दो लीडर्स अग्री करते हैं किस चीज़ के लिए? टू द बाउंड्री रेजोल्यूशन प्रोसेस एंड रिस्टोर ट्रेड एंड कनेक्टिविटी मेजर। दोनों लीडर ने अग्री करा है। अब अग्री करा होगा तो किसी अच्छी चीज़ के लिए करा होगा। किस चीज़ के लिए? सस्पेंड करने के लिए बाउंड्री रेजोल्यूशन प्रोसेस को नहीं, अंडरमाइन करने के लिए नहीं, उसको कमज़ोर करने के लिए नहीं, उसको और कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए अग्री कर रहे होंगे कि भाई मिस्टर मोदी ने और शी जिनपिंग ने ये एग्री करा होगा कि भाई चलो बाउंड्री रेजोल्यूशन का जो हमारा प्रोसेस है ना, हमारा जो बॉर्डर के डिस्प्यूट है उनको और कॉम्प्लिकेट बना देते हैं। काटो, फालतू के सवाल है, ऑप्शन है तीनों। फास्ट ट्रैक करने के लिए दोनों लीडर्स ने एग्री करा है कि हम फास्ट ट्रैक करेंगे और तेज़ी से बढ़ाएंगे अपनी बाउंड्री रेजोल्यूशन प्रोसेस को, जिससे कि जो झगड़ा है उसको निपटाया जा सके। However, India maintained its dash to supporting the Belt and Road Initiative, reflecting a balance between cooperation and caution. लेकिन हालांकि इंडिया ने मेंटेन करा है इट्स क्या? डैश टू सपोर्टिंग। देखो टू के साथ में वी बना आता है, लेकिन यहाँ पर टू सपोर्टिंग आया तो मामला कुछ और है। यहाँ पर टू से पहले कुछ ऐसी चीज़ आएगी जिसके साथ में फिक्स प्रीपोजिशन टू आता है। ऑब्जेक्शन के साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू आता है। कमिटमेंट, इंडिफरेंस और अप्रूवल, इन सबको नहीं आएगा। उसने अपना ऑब्जेक्शन, इंडिया ने मेंटेन करा है अपना ऑब्जेक्शन कि भाई हम सपोर्ट नहीं करते बेल्ट और रोड इनिशिएटिव को, तो हमारा ऑब्जेक्शन रहता है। तो कमिटमेंट थोड़ी ना हमारा, इस सपोर्ट थोड़ी देते हैं हम। इंडिफरेंस, अप्रूवल, ये सारे ऑप्शन कट जाएंगे, हमारा ऑब्जेक्शन रहता है। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। PQRS को पढ़िएगा ध्यान से और इसको सेलेक्ट करिएगा। चलिए भाई, दिख रहा है ना पूरा? हाँ जी। चलिए रीअरेंज करना है आपको फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू अ कोहेरेंट पैराग्राफ। कोहेरेंट का मतलब होता है मीनिंगफुल पैराग्राफ में आपको इसको बदलना है। द समिट ऑल्सो हाईलाइटेड ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट्स, particularly India's mistrust of US policies. The SCO summit in Tianjin saw PM Modi's first bilateral meeting with President Xi since the 2020 standoff. It underscored India's effort to stabilize ties with China through economic and diplomatic initiatives. This shift was marked by agreements on boundary resolution and restoration of flights. देखिए भाई, सेंटेंस को कोई एक ऐसा सेंटेंस लेकर आओ जिसमें हमको ये समझ में आ जाए कि भाई यहाँ से शुरुआत हो सकती है। इट अंडरस्कोर्ड, इट से मतलब समझ में आ गया कि इट मतलब किसी चीज़ के बारे में प्रोनाउन यूज़ कर रहे हो आप। इसका मतलब नाउन तो पहले आपने बोल दी, तो शुरुआत तो नाउन से होती है, प्रोनाउन से तो नहीं होती है। और ऑप्शन है, काटो। उसके बाद द समिट ऑल्सो हाईलाइट कर रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है कि कोई और चीज़ भी करी है उसने। ऑल्सो हाईलाइट का मतलब है कि ये हाईलाइट भी करता है, तो हाईलाइट भी करता है इसका मतलब हाईलाइट के अलावा भी कुछ करता है। तो फिर पी ऑप्शन भी कट गया। दो ऑप्शन बचे, QSRP या फिर QSRP या फिर QRSP। तो देखो 50% काम तो आपका हो गया। अगर आप आँख बंद करके भी मारोगे ना यहाँ पर तुक्का, तो आपका 50% चांस है कि आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। तो ये एलिमिनेशन का मज़ा है। इसको पहले आप एलिमिनेट करें दो ऑप्शन को, फिर दो में से आप सेलेक्ट किया करें। अब आओ, इतना समझ में आ गया, क्यू से शुरुआत हो रही है। द SCO समिट इन ताइंजिन सो PM मोदी का फर्स्ट बायलैटरल मीटिंग विद प्रेसिडेंट शी सिंस द 2020 स्टैंड ऑफ। 2020 स्टैंड ऑफ के बाद में जो SCO का समिट है PM मोदी का, पहली बायलैटरल मीटिंग है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ में। एक बात समझ में आ गई क्यू से। उसके बाद अगर आप एस रखोगे, दिस शिफ्ट वॉज मार्क्ड बाई अग्रीमेंट। ये कैसी शिफ्ट, इस बात का तो पता ही नहीं चला। ये कौन सी शिफ्ट की बात करते हैं ये पता नहीं चला। लेकिन अगर आप आर ऑप्शन को देखोगे तो ये जो समिट हुआ, इसने अंडरस्कोर करा इंडिया के एफर्ट्स को टू स्टेबलाइज टाइज को स्टेबलाइज करा गया इंडिया और चाइना के बीच में थ्रू इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव से। तो ये शिफ्ट आया ना, तो फिर क्यू के बाद आर के बाद फिर इस बात को बोलेंगे कि ये जो इंडिया के टाइज सुधरे, स्टेबलाइज हुए, ये जो शिफ्ट है ना, दिस शिफ्ट वॉज मार्क्ड बाई अग्रीमेंट्स ऑन बाउंड्री रेजोल्यूशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ फ्लाइट्स। तो क्यू के बाद आर के बाद एस और लास्ट में जाएगा पी। कि जो समिट है, द समिट, इसने हाईलाइट करा है ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट्स को, पार्टिकुलरली इंडिया का मिसट्रस्ट जो है US पॉलिसी के ऊपर, उस चीज़ को। तो पी ऑप्शन सबसे लास्ट में आएगा। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन गलत है। आंसर की दी गई है PDF से मिल जाएगी, और PDF आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पर। सारे बच्चे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करेंगे, लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर बहुत काम की चीज़ें वहाँ पर आती हैं भाई। शॉर्ट में पहली बात तो मैं डेली का वोकैब डाल देता हूँ, जो आज पढ़ा है ना वो सारा का सारा वहाँ आपको मिल जाएगा। दूसरा, वहाँ पर बहुत अच्छी PDFs मिलती रहती हैं डेली। ये क्लास की PDF तो वहीं मिलेंगी ना आपको, और क्विज़ भी हम करते रहते हैं कभी कभी। चलिए भाई, अब हम करते हैं वोकैब प्रैक्टिस। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का, इसको भी करने के बाद ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी, और आपने जितना आज पढ़ा है इन प्रैक्टिस के बाद में सब कुछ रट जाएगा भाई। ये चीज़ आप मिस मत किया करें, इसको तो करके ही जाया करें ज़रूर।
विच वर्ड इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू स्टांस, स्टांस का मतलब होता है रुख। तो भाई ये बताइए इन वर्ड में से रुख का कौन सा एक बिल्कुल क्लोजेस्ट है यानी कि सिनोनिम, एटीट्यूड, न्यूट्रलिटी, इंडिफरेंस या फिर लेजीनेस। तो एटीट्यूड हो जाएगा, एटीट्यूड का मतलब ही तो स्टांस होता है, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। स्टैंड ऑफ का मतलब पूछ रहे हैं कि स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ तो भाई साहब स्टैंड ऑफ मतलब आप किसी के सामने खड़े हो गए विरोध में, तो मतलब क्या आप झगड़े कर रहे हो। कन्फ्रंटेशन में हो, अग्रीमेंट, सेटलमेंट, हार्मनी, कन्फ्रंटेशन में हो, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कन्फ्रंटेशन है, झगड़ा है, ए ऑप्शन करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्स बोन होमी, बोन होमी तो होता है बोन मतलब गुड अच्छा और होमी मतलब दोस्त, तो अच्छा दोस्त तो मतलब दोस्ताना संबंध। एमिएबिलिटी हाँ हो जाएगा। कोल्डनेस, हॉस्टिलिटी या फिर डिस्प्यूट, कोल्डनेस, हॉस्टिलिटी और डिस्प्यूट तीनों कटेंगे, एमिएबिलिटी यानी कि दोस्ती, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। विच वर्ड मीन्स टू ब्रिंग फीलिंग और मेमोरी टू माइंड, किसी चीज़ की याद दिला देने को क्या बोलते हैं, ट्रूप, इवोक, रिजम्पशन, ऑप्टिक्स। इवोक करना, इवोक, इवोक, इवोक मतलब जगा दिया, क्या जगा दिया, इमोशन जगा दिया, फीलिंग जगा दी, तो उसी को बोलते हैं इवोक, भी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ट्रूप का मतलब होता है सोल्जर का, ग्रुप, ट्रूप यानी कि ग्रुप, और ग्रुप भी किसका, सोल्जर का, ये ऑप्शन करेक्ट। रिजम्पशन, रिज्यूम करना किसी चीज़ को, रिज्यूम का अपोजिट क्या रहेगा फिर, पोज करना, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, सिक्स्थ का ये ऑप्शन करेक्ट है। विच वर्ड इज सिनोनियम ऑफ डेजिग्नेट, डेजिग्नेट करना किसी को नियुक्त करना, अपॉइंट करना, ये ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, सिनोनियम पूछ रहा है। कंटेंशियस का मतलब क्या होता है, कंटेंशन होता है झगड़ा, कंटेंशियस क्या, जो चीज़ झगड़े वाली है। लाइकली टू कॉज आर्ग्यूमेंट्स, ये ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वर्ड रेफर्स टू पब्लिक परसेप्शन ऑफ एन इवेंट, पब्लिक परसेप्शन किसी एक इवेंट का किस चीज़ से बनता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स, इटिनरी, मेंशन, स्टांस। ऑप्टिक्स होता है, ऑप्टिक्स को बोलते हैं पब्लिक परसेप्शन, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। छवि, ये ऑप्शन करेक्ट है। इटिनरी का मतलब होता है कि जो आप यात्रा पे जाते हो उसका विवरण। जर्नी प्लान हाँ, ये ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा भाई, ये ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। स्किप का मतलब पूछ रहे हैं कि भी स्किप का मतलब क्या होता है, स्किप का मतलब होता है छोड़ देना, ओमिट करना। विद अ फाइन टूथ कॉम, फाइन टूथ कॉम एक आपका ऐसा टूथ कॉम कर रहे हो तो टूथ दांत के लिए कंघा बहुत बारीक हो जाएगा, तो फिर आप क्या कर रहे हो, एग्जामिन केयरफुली, मूव क्विकली, आर्ग्यू नहीं, एग्जामिन कर रहे हो आप केयरफुली, तो इसका ए ऑप्शन ही करेक्ट है। समवन हु बिकम्स समवन हु बिकम्स अ स्केपगोट इज, समवन हु बिकम्स अ स्केपगोट इज, स्केपगोट, स्केपगोट क्या होता है, बलि का बकरा, जिसको अनफेयरली ब्लेम कर दिया गया, ए ऑप्शन ही करेक्ट है। एक क्लोज बुक रेफर्स टू, एक क्लोज बुक किसको बोलते हैं, समथिंग मिस्टीरियस और हार्ड टू अंडरस्टैंड, अ नोवेल, डायरी या फिर टेक्स्ट बुक। बताओ भाई एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत ईजी है अंडरस्टैंड करना, नहीं जिसको हार्ड है बहुत अंडरस्टैंड करना। तो जो बुक क्लोज है वो तो हार्ड है ना, मिस्टीरियस है ना, वो तो उसको पता ही नहीं उसके अंदर क्या, ये ऑप्शन करेक्ट है। डार्क हॉर्स किसको बोलते हैं, लूजिंग, अनएक्सपेक्टेड विनर, लेजी या फिर विलन। अनएक्सपेक्टेड विनर को बोलते हैं डार्क हॉर्स, जिसका पहले पता था कि ये नहीं जीतेगा लेकिन वो अचानक से जीत गया। तो बर्न अप का मतलब क्या होता है, बर्न अप, बर्न अप, बर्न अप मतलब बिकम वेरी एंग्री, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बर्स्ट आउट, बर्स्ट आउट का मतलब क्या होता है, सडनली हंसना या फिर चिल्लाना। मूव स्लोली, विस्पर क्वाइटली, एक्सप्लेन माइटली, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। टू बट इन मीन्स, बट इन का मतलब क्या होता है, बट इन करना, इंटरप्ट करना, सपोर्ट करना, एग्जिट करना या फिर इनकरेज करना, ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। किसी को क्या करना, इंटरप्ट कर देना, उसको बोलते हैं बट इन। तो कॉल अराउंड, कॉल अराउंड का मतलब जहाँ तहाँ आप फोन लगा रहे हो, सबसे पता लगा रहे हो, सब बहुत सारे जगह पर कॉल कर दिया आपने। फोन मल्टीपल प्लेसेस, यही तो हो जाएगा, ये ऑप्शन ही करेक्ट है। एरोबिक टोन किसको बोलते हैं, सॉरी एसर्बिक, एसर्बिक टोन, एसर्बिक मतलब एसर मतलब एसिड, एसिड मतलब कटु, कटु यानी कि तीखा, हार्श या बिटर, ये ऑप्शन ही करेक्ट है। मैंशन का मतलब क्या होता है, मैन का मैंशन बहुत बड़ा घर, लार्ज एंड इम्प्रेसिव हाउस, ये ऑप्शन ही करेक्ट है। विल्ट का मतलब, विल अगर आपका टिल्ट हो गया तो आप कमज़ोर पड़ गए, मुरझा गए, तो थ्राइव करेंगे, फेड करेंगे, ड्रूप करेंगे या फिर विदर करेंगे, बताइए भाई। और पूछ रहा है आपसे अपोजिट, पूछ रहा है आपसे अपोजिट, तो आप फिर थ्राइव करेंगे, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सोरोरिसाइड का मतलब पूछ रहे हैं, ये बताइएगा भाई आप, सोरोरिसाइड ये ऑप्शन आपको बताना है, लास्ट ऑप्शन, लास्ट क्वेश्चन है हाँ, इसका आंसर आप करेंगे। सोरोरिसाइड का मतलब क्या होता है, ऑप्शन में ABCD ना लिख करके पूरा लिखेंगे। ऑलराइट, कितने क्वेश्चंस थे आज, 10 और यहाँ पर 23। आज क्वेश्चन इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, तो 7+ की उम्मीद करता हूँ मैं आपसे। और 23 में से तो आज आपको इसमें से कम करना चाहिए, कम से कम 20 क्वेश्चन करो कम से कम। एक गड़बड़ हुई है, ठीक है, बताएंगे क्या गड़बड़ हुई है। 33+, अगर किसी को समझ में आए गड़बड़ क्या हुई आज के क्वेश्चंस में तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा।
33 प्लस क्वेश्चन हैं, नहीं 33 क्वेश्चन है, प्लस नहीं है। 33 में से अगर आपके 27 प्लस नहीं बन रहे हैं तो फिर दिक्कत है। आज तो आपको 27 प्लस स्कोर करने ही पड़ेंगे, कसम है आपको आज बिल्कुल, ठीक है। 27 प्लस स्कोर आना चाहिए आज ज़रूर। कमेंट में बताना मुझे आप अपना स्कोर, ओके। और इस 23 का मुझे आप बताएंगे आंसर, ठीक है बेटा। चलिए भाई, वीडियो अच्छी लगी है लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। लाइक शेयर कमेंट में बेटा बिल्कुल कंजूसी मत करो, मैं आपसे कुछ नहीं लेता यार, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए 3 घंटे में क्लास बनती है। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आप देख रहे हो, समझाने का तरीका, हर चीज़ देख रहे हो। तो डेली बेसिस पर यार 5 बजे उठता हूँ मैं, 5 बजे उठने के बाद आपकी क्लास बनाता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ। उसके बाद ऑफिस भी जाना होता है मुझे, ऑफिस संभालना है अपना, और फिर फैमिली भी है, सारी चीज़ें हैं। तो यार इतना तो मेरा बनता है, लाइक शेयर एंड कमेंट। आप इस चीज़ में कंजूसी ना करें, ऑलराइट। चलिए बेटा, आप लगातार मेहनत करते रहिए, डेली मेहनत करनी है। एक दिन आपको संडे भी नहीं मनाना बेटा, संडे भी नहीं मनाना, जब तक आप कामयाब नहीं हो जाएंगे। कसम खाओ, संडे को संडे नहीं मानोगे, ठीक है। ऑलराइट, चलिए आप लगातार मेहनत करते रहिए, और मुझे पूरी उम्मीद है आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय बेटा।